हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये CDP के क्वेश्चन हैं, ये आए हैं 23 जनवरी 2022 के हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं समय को न गवाते हुए। वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो हमारे उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 160 होगी। तो इसको चलिए देखते हैं कैसे होगी। किसी बच्चे की बुद्धि क्षमता को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बिने माने जाते हैं, लेकिन टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि के प्रयोग किया तथा बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया था। बुद्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु सॉरी, तो मल्टीप्लाई 100 होता है, तो 8/5 मल्टीप्लाई 100 तो इक्वल आता है 160 बुद्धि लब्धि। इसी को MA/CA बोलते हैं, मेंटल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? तो यहाँ पे होगा हमारा 36 से 49 पे। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बुद्धि लब्धि इसको सबसे पहले स्टर्न ने दिया था और वह बाद में इसका प्रयोग टर्मन ने 1916 में किया था। यह किसी बालक या व्यक्ति की वास्तविक बुद्धि की मात्रा को प्रदर्शित करता है जो वास्तव में वह बालक रखता है। इसके द्वारा व्यक्ति या बालक के तीव्र, सामान्य या मंद बुद्धि होने का पता चलता है। वह साथ ही साथ उसकी तुलना सरलता के साथ अन्य बालकों या व्यक्तियों से की जा सकती है। टर्नर ने 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिकाएं भी तैयार की, जो निम्न हैं। बुद्धि लब्धि विवरण तालिका। बुद्धि लब्धि और वर्ग देखिए, 140 से अधिक है तो प्रतिभाशाली बुद्धि, 120 से 140 है तो प्रखर बुद्धि, 110 से 120 है तो अति सामान्य बुद्धि, 90 से 110 है तो सामान्य बुद्धि, 75 से 90 है तो अल्प बुद्धि और 50 से 75 है तो मूर्ख है। तो 25 से 50 है तो मूढ़ है, 25 से कम है तो जड़ बुद्धि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसने मापन हेतु किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा व्यक्तित्व। तो इसकी व्याख्या करते हैं। इस विधि को 1921 में स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोसा ने किया था। यह व्यक्ति मापन की महत्वपूर्ण विधि है। रोसा ने विभिन्न रंग के स्याही के धब्बे बनाए जिसके द्वारा मानसिक रोगी की जांच की। बाद में इन धब्बों में से उसने केवल 10 धब्बों को छांटा व इन्हीं को परीक्षण के लिए प्रयोग किया। क्वेश्चन है, वह स्मृति का कारण नहीं है। तो ऑप्शन हमारा होगा स्मरण करने की इच्छा। तो वी स्मृति के सामान्य कारण। तो हमारा फर्स्ट है शारीरिक अवस्था, अस्वस्थ। तो हमारा फर्स्ट है स्मृति के सामान्य कारण। इसमें फर्स्ट है शारीरिक अस्वस्थता, सेकंड है मानसिक अस्वस्थता, थर्ड है सीखने की दोषपूर्ण विधि, फोर्थ है रुचि, ध्यान व इच्छा का अभाव, फिफ्थ है विषय का स्वरूप, सिक्स है आयु एवं बुद्धि है और हमारा सेवन है समेकात्मक कारण। तो सेकंड हमारा है स्मृति के सैद्धांतिक कारण। इसमें फर्स्ट है दमन का सिद्धांत, सेकंड है बाधा का सिद्धांत, थर्ड है अनाभ्यास का सिद्धांत। अतः स्मरण करने की इच्छा स्मृति का कारण नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सांख्यिकी। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र में प्रकाश डालने के लिए एकत्र किए गए संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना तथा निर्वाचन की रीतियों का विवेचन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, तो हमारा सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। प्राणी इन्हें लेकर ही जन्म लेता है, पैदा होकर नहीं सीखता। जैसे बतख का तैरना, यदि उसे जल से बाहर रखकर पाला जाए और उसके अंगों का विकास हो जाने के बाद पानी में फेंक दिया जाए तो वह स्वयं तैरने लगती है। यह उसकी स्वाभाविक है क्योंकि यह उसकी मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्तियां संप्रयोजन होती हैं। मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियों के साथ एक संवेग अवश्य जुड़ा होता है। मूल प्रवृत्तियों के अनुभव से व्यक्ति या प्राणी लाभ उठाता है। मूल प्रवृत्तियां आदत से भिन्न होती हैं। मूल प्रवृत्तियां नष्ट नहीं होती। मूल प्रवृत्तियां के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, क्रियात्मक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो हमारा अनुच्छेद 21A में शामिल है। प्राथमिक शिक्षा को अधिक समावेशी और विस्तारित करने के उद्देश्य से भारतीय संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में इसे अनुच्छेद 21 में ए जोड़कर मूल अधिकारी बना दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत सामान्यतः 6 से 14 वर्ष तक बच्चे की शिक्षा को शामिल 1 से 8 तक किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची होने के कारण यह दायित्व राज्य सरकार के अधीन था तथा प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रसारित करने के लिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किया गया। क्रेशमन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो इनमें से सभी है, यानी कि लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय। इसकी व्याख्या करते हैं। क्रेमसन ने व्यक्तित्व को 1925 में 3 प्रकार मानते हुए व्यक्तियों को 3 प्रकारों में विभाजित किया: लंबकाय, कृष्णकाय, गोलकाय, स्थूलकाय, सुडौलकाय, पृष्ठकाय। सेल्डन ने 1942 में उपरोक्त वर्गीकरण को गोलाकार, आयताकार तथा लंबाकार के रूप में प्रस्तुत किया था। टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो अभिक्षमता है। इसकी व्याख्या करते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी को प्रक्षेपीय ढंग से व्यक्तित्व मापन करने की एक अन्य प्रसिद्ध विधि माना जाता है। इसकी रचना सन 1935 में सीडी मॉर्गन तथा एच.ए. मूरे ने की थी। इस परीक्षण की निर्देश पुस्तिका बाद में मूरे के नाम से सन 1943 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित हुआ। इस परीक्षण की आधारभूत मान्यता है कि जब व्यक्ति के सम्मुख कोई अस्पष्ट सामाजिक परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उससे उस परिस्थिति के अनुरूप कोई कल्पनात्मक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, तो उस कहानी के विभिन्न पात्रों के द्वारा वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त कर देता है। कहानी के कथनांक से
उस व्यक्ति की आवश्यकताओं, चिंताओं, इच्छाओं, विचारों, प्रतिक्रियाओं, परिपक्वता, स्तरात्म प्रतिभा, सामाजिक समायोजन, दृष्टिकोण आदि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हमारा ऑप्शन होगा स्मृति। इसकी व्याख्या करते हैं। संगणन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। किसी वस्तु के धारण के लिए सर्वप्रथम विषय वस्तु का सीखना आवश्यक है। अधिगम के बिना धारण संभव नहीं है तथा धारण के बिना स्मरण करना कदापि संभव नहीं हो सकता है। अधिगम के फलस्वरूप प्राणी संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जिन्हें स्मृति चिन्ह कहते हैं। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? इसमें ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। तो वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम। तो इसकी व्याख्या करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक विकास की गति एवं प्रकृति को अनेक कारण प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारण निम्नवत हैं। जैसे है फर्स्ट है वंशानुक्रम, वातावरण, भोजन, परिवार की स्थिति, दिनचर्या, विश्राम तथा निद्रा, खेल तथा व्यायाम, प्रेम तथा सहानुभूति। अन्य कारक रोगों के कारण शरीर में उत्पन्न विकृतियाँ। दूसरा है दुर्घटना के कारण शारीरिक अंगों की हानि अथवा कार्य क्षमता में कमी। थर्ड है भौगोलिक परिस्थितियाँ। फोर्थ है गर्भावस्था में माता के द्वारा की गई असावधानियाँ आदि हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो हमारा होगा मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। इसकी व्याख्या है बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मानसिक आय को वास्तविक आय से भाग देकर उसे 100 से गुणा करते हैं। जिसमें कि उसमें दशमलव में कोई उत्तर या बुद्धि लब्धि ना आए। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो डीवी ने। तो चिंतनशील सोच की चर्चा सर्वप्रथम जॉन डीवी ने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो हमारा है कल्पना। आगमनात्मक तर्क के स्तरों के अंतर्गत प्रयोग, अवलोकन तथा सामान्यीकरण आते हैं, जबकि कल्पना वस्तुओं की चेतना है जो इंद्रियों के सम्मुख अनुपस्थित होता है। अधिक साधारण रूप से यह कह सकते हैं कि कल्पना पिछली इंद्रिय उत्तेजनाओं का विचारात्मक पुनः जागरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना भी स्मरण है। इसकी व्याख्या करते हैं सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की गई किसी क्रिया को करने में असफलता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन से शेष भिन्न है? तो निम्न में से कौन से शेष भिन्न है? तो हमारा होगा रेवन का परीक्षण। तो रेवन के उसकी व्याख्या करते हैं। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आरपीएम को जॉन सी रेवन ने 1938 में विकसित किया। रेवन एक प्रसिद्ध परीक्षण जबकि 16 पीएफ व्यक्तिगत खासियत
टीएटी प्रसंगात्मक बोध परीक्षण तथा ड्रा एंड मैन परीक्षण व्यक्तित्व को मापने के प्रयोग किए जाते हैं। रेवन का प्रगतिशील मैट्रिसेस परीक्षण किसी व्यक्ति की तरल बुद्धि को मानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है 9.5। तो इसका मध्यांक है माध्य n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 ब्रैकेट 1 पद फिर अपॉन है 2। तो 6/2 पद प्लस 6/2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद पद अपॉन 2। तो 3वां पद प्लस 4वां पद प्लस अपॉन 2 है। तो 9 प्लस 10/2 बराबर 19/2 9.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हमारा ऑप्शन होगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने सन 1925 में किया था। उसके अनुसार किसी समस्या के समाधान में तीव्र गति से मस्तिष्क में आया परिवर्तन समग्र दृष्टि से आता है, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। अधिगम के इस सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मनी के गेस्टाल्टवादी हैं, इसलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संवेग। तो इसकी व्याख्या करते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेगात्मक विकास परिपक्वता को दर्शाता है और व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संवेग संबंध होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो होगा हमारा ऑप्शन सही प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान बालक के चिंतन पर बोध का स्वामित्व होता है। 4 वर्ष की आयु तक बालक के प्रतीकात्मक और पूर्व धारणात्मक चिंतन विकसित होने लगता है। वह धारणात्मक निरूपण के माध्यम से संसार के साथ व्यवहार करने लगता है। वह बोधात्मक संकेतों के अभाव में वातावरण का प्रतिनिधित्व करने का ढंग ढूंढ लेता है और प्रतीकात्मक योजनाओं की एक श्रृंखला बना लेता है। वह स्वयं के साथ और दूसरों के साथ आदान प्रदान करने में उपयोग करने के लिए नए प्रतीकों को ढूंढ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। तो हमारा ऑप्शन होगा सिरिल बर्टरे। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पिछड़े बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। अतः जो बालक अपनी कक्षा के अन्य बालकों से अध्ययन तथा शैक्षिक प्रगति की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं, उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़ेपन का छात्रों के शैक्षिक निष्पत्ति प्राप्त कर प्रतिशतों के अलावा प्राप्त शैक्षिक लब्धि अर्थात EQ से व्यक्त करते हैं। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है शैक्षिक लब्धि EQ शैक्षिक आयु बटे दैहिक आयु गुणे 100। सिरिल बर्ट के अनुसार जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो अभिक्षमता है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। किसी भी परीक्षण टेस्ट को अच्छा अथवा उत्तम तभी कहा जा सकता है जब वह उसके मापन के लिए बनाई गई विभिन्न कसौटियों पर खरा उतरे। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि अच्छे परिणाम में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। फर्स्ट है मानकीकरण, वस्तुनिष्ठता, भेदकता, विश्वसनीयता, वैधता, मानक।
अतः कहा जा सकता है कि अभिक्षमता परीक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो प्रत्यागमन का नियम, इसकी मतलब व्याख्या है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक गुण में औसत की ओर प्रत्यागमन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह देखा गया है कि बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होते हैं तथा निम्न स्तर के माता पिता की संतानें कुशाग्र बुद्धि की होती हैं। इस प्रकार से बच्चों के विभिन्न गुणों की औसत की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति होती है। जबकि बुद्धि के सिद्धांत इस प्रकार हैं: विनय का एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत, त्रिआयाम का सिद्धांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि। इसकी व्याख्या करते हैं। लार ग्रंथियां हमारे मुंह में मौजूद एक ऐसा अंग है जो लार बनाती हैं। यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। यह एक्सोक्राइन ग्रंथि है जो शरीर के बाहर या शरीर के गुहा के भीतर पदार्थों को निकालती है। अतः प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां या पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो द्वितीय अवस्था हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। तो इसकी पूरा व्याख्या कर लेते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं का वर्णन किया जो निम्न प्रकार है: संवेगात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष, जिसमें पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। यह लगभग 2 वर्ष की अवस्था से चलती है। इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर, तो हमारा ऑप्शन सही है, अंतर्दर्शन की। तो इसी व्याख्या करते हैं। यह मनोविज्ञान की संभवतः सर्वाधिक प्राचीन विधि है। इस विधि का प्रतिपादन संरचनावाद नामक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक हैं विल्हेल्म वुंड तथा उनके शिष्य टिचनर ने किया था। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना अनुभूतियों के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि चेतन अनुभूतियों का अध्ययन अंतर्दर्शन के द्वारा किया जाता है। इनके अनुसार चेतन अनुभूति के अंतर्दर्शन में 3 तत्व संवेदना, भाव तथा प्रतिभा सम्मिलित रहते हैं। अतः शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो इसी व्याख्या करते हैं। कुछ संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम प्रक्रिया में अनेक प्राणियों के व्यवहार का अवलोकन करने तथा उसकी भूमिका की महत्ता पर जोर दिया तथा सीखने के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वस्तुतः जो मनोवैज्ञानिक सीखने में अन्य के व्यवहार का अवलोकन करने की भूमिका की महत्ता पर जोर दिया तथा सीखने के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। बंडूरा तथा वाल्टर ने इस सिद्धांत का 1963 में प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो हमारा होगा थकान द्वारा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। थकान के कारण अधिगम में पठार बनता है।
रायबन महोदय के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम कुशलता होती है, इससे आगे वह नहीं बढ़ सकता है। इसको शारीरिक सीमा कहते हैं। जब व्यक्ति इस सीमा पर पहुंच जाता है तब उसके सीखने में पठार बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्पण चित्र परीक्षण किसने मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम अंतरण को। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अधिगम अंतरण दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। दर्पण परीक्षण निशान परीक्षण तथा दर्पण आत्म पहचान परीक्षण 1970 में मनोवैज्ञानिक गॉर्डोन जी गैलप जूनियर द्वारा विकसित किया गया मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। इसका प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि क्या किसी गैर मानव प्राणी में आत्म पहचान की योग्यता है या नहीं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो व्यक्तित्व में। तो व्याख्या करते हैं, व्यक्तित्व मापने में क्लाउड पिक्चर टेस्ट प्रयुक्त होता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट एक मानस नीति संबंधी परीक्षण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण विलियम स्टर्न ने दिया है। यह कल्पित योजनाएं हैं जो रोसर्स श्रृंखला के नुकसान से बचती हैं। स्विस मनोचिकित्सक हरमन रोसर्स ने इन क्लाउड को 10 स्याही धब्बों परीक्षण विस्थापित किया। अतः हम कह सकते हैं कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट का उपयोग व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हम इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।